फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस में कैसे परमिट इशू किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ कन्फाइंड स्पेस परमिट। तो कन्फाइंड स्पेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड होता है, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, एक शॉर्ट ब्रीफ दूंगा और फिर डायरेक्टली पॉइंट की बात करूँगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो एक जो है कोई ऐसा चेम्बर या टैंक या वैट या सीलो पीट ट्रेंच या पाइप सीवर फ्लू वेल इस तरह का कुछ भी हो जिसमें एक्सेस और इग्रेस जो है वेरी रिस्ट्रिक्टेड हो और उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हो सकती है। जहाँ भी इस तरह का केस है वो एक कन्फाइंड स्पेस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टैंक में इंटर होना बहुत मुश्किल है। ये मैन होल के थ्रू कोई आदमी इंटर होता है और कोई बाहर आता है, तो इसमें आना जाना एक बहुत ही आप नॉर्मली नहीं आ जा सकते और इसके अंदर का एटमॉस्फेयर भी नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, उसमें वो ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये एक कन्फाइंड स्पेस जाना जाता है। और कन्फाइंड स्पेस जहाँ भी रहेगा वहाँ पे मार्क किया रहता है कि ये कन्फाइंड स्पेस है। आपको यहाँ पे काम करने से पहले आपको एक लीगल दैट मीन्स आपको एक परमिट लेना पड़ेगा और बिना परमिट के आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये है कन्फाइंड स्पेस। उसके आइए आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने किसी भी वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तो मैं जो है बी इन मैकेनिकल किया हूँ और मेरे पास जो है 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी है और मैंने निबोस भी किया है आईजीसी। तो इस तरह से और मैं अभी एसआर ईपीसी इंडिया लिमिटेड में काम करता हूं एज ए एचएससी इंजीनियर। तो मेरा यही काम रहता है कि खुद नॉलेज गेन करूं और लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर आप मैं चाहूं तो ऐसे भी अपना टाइम पास कर सकता हूं, लेकिन सोचता हूं कि यूट्यूब पे जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में नहीं जिस फील्ड में भी हो, सेफ्टी हर जगह रिक्वायर्ड होती है। तो अगर उनको ये ज्ञान पहुंचता है और अगर एक भी इंसिडेंट हमारे चलते अगर बचता है तो इस वीडियो का जिस एम से बनाया गया था वो पूरा होता है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट किस तरह का रिस्क रहता है। तो हर कन्फाइंड स्पेस में एक स्पेसिफिक रिस्क रहता है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन के अनुसार कहाँ पे है कैसे है। तो लेकिन जो कॉमन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली कन्फाइंड स्पेस में फायर और एक्सप्लोजन का चांस रहता है, क्योंकि उसका एक इनक्लोज्ड एरिया रहता है और एक्सप्लोजन वहीं होता है जहाँ पे इनक्लोज्ड एरिया हो, या फायर हो सकता है, या उसमें टेम्परेचर क्या है कूलिंग का अरेंजमेंट नहीं रहता है, उसमें एयर का मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए हीट स्ट्रेस भी हो सकता है, यानी कि हमको हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है और इसके चलते लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड है वो इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स। बहुत सारे कन्फाइंड स्पेस में जनरली अगर आप कोई टैंक है इस तरह का, तो वहाँ पे क्या है कुछ हो सकता है कि उस जो भी उसमें मटेरियल रखते हों उसका फ्यूम उसमें टॉक्सिक गैसेस या फ्लेमेबल गैसेस वहाँ पे हो सकते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाता है और जिससे लॉस ऑफ कॉन्शियस होने का चांस रहता है। उसके बाद ड्रोनिंग हजार्ड होता है। ड्रोनिंग हजार्ड मतलब क्या, जैसे कन्फाइंड स्पेस मैंने बताया कि कोई ट्रेंच है या कोई सीवर है, उसको भी हम लोग बोलते हैं। उसमें आना जाना काफ़ी, जैसे आप रोड के देखोगे रोड के नीचे बहुत सारा सीवर लाइन रहता है, उसमें एक ओनली होल रहता है जाने के लिए। तो उसमें अगर आप जा रहे हो तो हो सकता है कि एकाएक पानी भर जाए, अगर आप तो वहाँ पे क्या है डूबने का भी खतरा रहता है। तो वहाँ पे एक ड्रोनिंग हजार्ड रहता है। एस्फेक्सिएशन मतलब क्या, दम घुटना। अब मैंने पहले ही बताया अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि दम घुटेगा ही। तो ये कुछ कॉमन हजार्ड हैं
और डिपेंड अपॉन द किस तरह का वहाँ पे टॉक्सिक गैसेज हैं उसके अनुसार अलग अलग तरह का वहाँ पे स्पेसिफिक हजार्ड हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक तरह का कन्फाइंड स्पेस है जो कि अंडरग्राउंड जाने के लिए है। तो ये एक तरह का यहाँ पे सेफ गार्ड दिया गया है, ये एक तरह का कन्फाइंड स्पेस। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रीथिंग एपरेटस है जो कि हम लोग रेस्क्यू के टाइम में यूज़ करते हैं कन्फाइंड स्पेस में, ब्रीथिंग एपरेटस। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, यहाँ पे अभी आपको। और ये एक ट्राइपैड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए या इसको रेस्क्यू के लिए भी यूज किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कन्फाइंड स्पेस में अगर आपको काम करना है तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ऑथोराइज आदमी से परमिशन लेना पड़ेगा और परमिशन लेने के बाद ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे पूरा एक डायग्राम देखेंगे, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है परमिट लेने और क्या करना चाहिए परमिट लेने से पहले। तो ये एक टिपिकल अरेंजमेंट है कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर वर्क टू बी डन इन कन्फाइंड स्पेस। जिसको भी काम करना है वो रिक्वेस्ट करता है, अगर एक रनिंग प्लांट है वहाँ पे काम करना है तो या कहीं भी, तो सबसे पहले जो वहाँ का इंचार्ज रहेगा उससे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमें इस कन्फाइंड स्पेस में काम करना है और आप हमें परमिशन दीजिए, क्योंकि उस साइट का, उस प्लांट का इंचार्ज वो है और उस साइट के बारे में, उस प्लांट के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। तो हमें काम करने से पहले हमें परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं और कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, तो जो आदमी रिक्वेस्ट देता है उसको एप्लीकेंट कहा जाता है और एप्लीकेंट जो है रिक्वेस्ट देता है किसको, अथोराइजर को। तो अब वहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ दो सिचुएशन हो सकता है कि वर्क कैन बी डन विदाउट एंट्री। हो सकता है कि बहुत सारा वर्क कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के बिना ही संभव हो। तो अगर ऐसा संभव है तो हम लोग बिना एंट्री किए ही उस काम को बाहर में ही करेंगे और फिर मतलब कि अगर ऐसा संभव हो तो हम उस काम को बाहर ही करेंगे, कन्फाइंड स्पेस में नहीं करेंगे। यानी कि पहला हमारा काम जो है एलिमिनेशन है, यानी कि हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, बिना अंदर जाए ही काम अगर संभव है तो बाहर ही करेंगे। तो अगर ये संभव है तो क्या है, विड्रॉ फ्रॉम सर्विस और ऑथोराइज वर्क प्रोहिबिट। तब क्या करेंगे, विड्रॉ फ्रॉम सर्विस, उस कन्फाइंड स्पेस को, उस जगह को हम लोग क्या करेंगे, सर्विस से बाहर करेंगे। यानी कि उसमें अब हमारा ऑपरेशन नहीं होगा और उसमें हम क्या करेंगे, अथोराइज कर देंगे, यानी कि परमिट इशू कर देंगे। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में अब हम काम ही नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल परमिट इशू हो जाएगा जो जिसमें कि बाहर ही काम करना होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये संभव नहीं होता है कि हम कन्फाइंड स्पेस के बाहर करें। कभी कभी मजबूरी हो जाती है एक कि हमको कन्फाइंड स्पेस में ही जाके काम करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपको फिर वर्क कांट बी डन विदाउट एंट्री। अगर ऐसा है तो आपको एंट्री कन्फाइंड स्पेस में ज़रूरी है। तब अब नेक्स्ट कॉलम हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेफर टू सुपरवाइजर इंचार्ज ऑफ परमिट। जो वहाँ पे सुपरवाइजर इंचार्ज रहता है उसको रेफ़र किया जाता है, यानी कि अगर कोई हायर अथॉरिटी है तो उसको रेफ़र करती है। और करने के बाद फिर इसमें दो केस होता है, एक वर्क टू बी डन विदाउट ब्रीथिंग एपरेटस। अब हम जब अंदर जाते हैं तो हो सकता है उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो होती ही है कन्फाइंड स्पेस में। तो अगर क्या ये ब्रीथिंग एपरेटस के साथ करना हो सकता है या बिना ब्रीथिंग एपरेटस के। तो वर्क टू बी डन विथ ब्रीथिंग एपरेटस, वर्क टू बी डन विदाउट ब्रीथिंग एपरेटस। अगर ब्रीथिंग एपरेटस लगा के ही अगर अंदर काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो चेक दैट वियरिंग ऑफ ब्रीथिंग एपरेटस इज प्रैक्टिकेबल इनसाइड द प्लांट एंड ड्यूरिंग एक्सेस एंड इग्रेस। जैसे कि अगर शॉर्ट समय के लिए काम है, अगर 10 मिनट 15 मिनट इस तरह का कुछ काम है तो हम लोग क्या है, ब्रीथिंग एपरेटस से ही यूज़ करके काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इसमें ब्रीथिंग एपरेटस आपने पहना तो आपका शरीर जो है एक काफ़ी एरिया कवर करता है। तो क्या ये संभव है कि उस कन्फाइंड स्पेस का जो मैन होल है
उससे आप ब्रीथिंग एपरेटस पहन के अंदर जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले फोटो में दिखाया, एक आदमी ब्रीथिंग एपरेटस पहना हुआ है, उसके बैक पे सिलेंडर है, तो क्या सिलेंडर के साथ अंदर मूवमेंट संभव है? अगर ये संभव है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को विड्रॉ फ्रॉम सर्विस कर सकते हैं, यानी कि सर्विस से बाहर करके और फिर उस पर काम करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अगर वर्क टू बी डन विदाउट ब्रीथिंग एपरेटस, तब भी आप उसको अनुमति दे सकते हैं। अब अगर विड्रॉ फ्रॉम सर्विस करना है, उस प्लांट को सर्विस से बाहर करना है, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट प्लांट और सेक्शन कंसर्न, यानी कि लॉक ऑफ वाल और इंसर्ट ब्लैंकिंग प्लेट। आइसोलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले समझते हैं आइसोलेट करने के लिए। एक टैंक है, अगर उसको आइसोलेट करना है तो उसमें जितने पाइपलाइंस हैं उसका वाल बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वाल बंद करते हैं तो ये क्या गारंटी है कि वाल फुल बंद हो गया, यानी कि वो पॉजिटिव आइसोलेशन नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, उसके वाल के जस्ट आगे एक इंसर्ट प्लेट डालते हैं, यानी कि उसको ब्लैंक प्लेट भी बोलते हैं, जिससे क्या है वो पॉजिटिव आइसोलेशन होता है, यानी कि इंश्योर होता है कि ये जो है पाइपलाइन पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। अब इसमें कुछ भी गैस या वाटर या जो भी लिक्विड है या जो भी मटेरियल है वो पाइप वहाँ से क्रॉस नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, आइसोलेट प्लांट और सेक्शन कंसर्न और या लॉक ऑफ वाल को क्या करते हैं, लॉकअप करते हैं और इंसर्टिंग ब्लैंक प्लेट। या बड़े बड़े जो वाल होते हैं उसमें प्लेट इंसर्ट करना जनरली संभव नहीं होता है, तो वहाँ पहले से ही अरेंजमेंट किया जाता है कि वहाँ पे आप वाटर सील करने का प्रोविज़न रहता है, यानी कि आप उसको वाटर अगर सील करते हैं तो पॉजिटिवली आइसोलेट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसको आइसोलेट कैसे करें। आइसोलेट करने का मतलब ये हो गया कि उसमें किसी तरह का मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या इलेक्ट्रिकल किसी तरह का उसमें एनर्जी न हो, यानी कि उसको एनर्जी को रिमूव करना है। जैसे कि अगर हाइड्रोलिक लाइन है तो उसको डिस्चार्ज करना है, न्यूमेटिक लाइन है तो उसके वाल खोल को उसको ब्लो करना है। तो इससे क्या है कि उसमें स्टोर एनर्जी नहीं रहेगा। तो जब स्टोर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम जानते हैं कि हमें एक्सीडेंट कब होता है, जब किसी चीज़ में पोटेंशियल टू कॉज हार्म हो, यानी कि उसमें एक एनर्जी हो। तो अगर एनर्जी रहेगा नहीं तो हमको किसी तरह का एक्सीडेंट का चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस कन्फाइंड स्पेस को आइसोलेट करते हैं और आइसोलेट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। चेक नो सोर्स ऑफ इनग्रेस ऑफ गैस, फ्यूम एंड डेंजरस मटेरियल। आपको आइसोलेट करने के बाद ये इंश्योर करना है कि अब कोई भी ऐसा लाइन नहीं है या कोई ऐसा वे नहीं है जिसमें कि उसमें गैस जो है वो लीकेज हो जाए, फ्यूम अंदर चला जाए और डेंजरस मटेरियल अंदर चला जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव स्लज एंड और डिपॉजिट इफ प्रेजेंट। अगर उस टैंक में या उस जगह पे कुछ स्लज है तो स्लज क्या होता है कि उसमें स्लोली गैस जो है बाहर निकलता है। तो वो क्या है कि आप कितना भी आइसोलेट करोगे लेकिन वहाँ सोर्स ऑफ जो गैस है वहाँ पे तो है। तो इसके लिए सब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, ताकि आप जब काम करो उस टाइम उस कन्फाइंड स्पेस में गैस न भर जाए, क्योंकि उसमें एयर का मूवमेंट तो है नहीं। तो इसलिए आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। और उसके बाद ये हटाने के बाद, स्लज रिमूव करने के बाद, या जो भी डिपॉजिट है, ऑयल का डिपॉजिट है या हो सल्फर का डिपॉजिट है, या हो सकता है कि आप जिस प्लांट में काम कर रहे हो उसके अनुसार वहाँ पे डिपॉजिट है, तो उसको रिमूव करना है। उसके बाद है क्लीन इनसाइड सरफेस बाय एप्रोप्रिएट मेथड एंड वेंटिलेशन थ्रूली। क्लीन करना है, क्लीन आपको क्लीन करना है, चाहे आप वाटर से क्लीन कर सकते हैं, चाहे आप जो है बहुत सारा डिटर्जेंट से भी क्लीन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट है। या एंटी क्लीनिंग, उस क्लीन जो मटेरियल होता है उसका कुछ एंटी मटेरियल होता है, अगर उसको आप उसमें यूज़ करते हैं तो भी क्लीन हो सकता है। तो ये क्लीनिंग का बहुत सारा साधन है, डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसा हो। तो जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार आप क्लीनिंग का जो मेथड है आप वहाँ पे लें।
एंड वेंटिलेट थ्रूली। आपको वेंटिलेशन करना है, यानी कि वेंटिलेशन ऐसा नहीं कि नेचुरल वेंटिलेशन, आपको फोर्स वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना है। फोर्स वेंटिलेशन मतलब क्या, जैसे कि आप ब्लोअर जो है उसके होल पे रख देंगे, तो अगर ब्लोअर होल पे रखते हैं तो वो क्या है कि वो पूरे उसमें जो एयर है वो सर्कुलेट होकर बाहर निकलता है, यानी कि फोर्स वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, ब्लोअर को ऐसे जगह पोजीशन नहीं करना है जिसमें कि पूरे हवा को, माने कन्फाइंड स्पेस के पूरे हवा को वो बाहर ना निकाल पाए। तो इस तरह का वहाँ पे एक वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना है, चाहे वो नेचुरल हो, पॉजिटिव हो, सॉरी फोर्स्ड में वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब वहाँ पे जनरली फोर्स ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो एयर जो है वो लगभग ऐसा कहा जाता है कि वो 10 टाइम्स पर आवर जो है वो सर्कुलेट होना चाहिए। वो डिपेंड सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कॉमन सेंस भी रखना है, लेकिन जनरली 10 टाइम 1 आवर में वो जो पूरा एयर है, ब्लोअर का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि एवरी आवर्स जो है वो पूरे कन्फाइंड स्पेस का जो वॉल्यूम का एयर है वो 10 टाइम रिप्लेस हो जाए। इससे ऐसा नहीं कि कन्फाइंड स्पेस बहुत बड़ा है, आपने एक छोटा सा ब्लोअर वहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या है, टेस्ट एटमॉस्फेयर इनसाइड। पहले इधर देख लेते हैं, रेफर बैक फॉर फर्दर क्लीनिंग और पर्जिंग। अगर ये क्लीन नहीं हुआ तो रेफर बैक फॉर फर्दर क्लीनिंग एंड पर्जिंग एज नेसेसरी। और उसके बाद टेस्ट एटमॉस्फेयर इनसाइड। उसके बाद टेस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर का जब टेस्ट करेंगे तो या तो ये हमारा जो भी वहाँ का ऑक्सीजन, जो भी गैस का कंटेंट है वो परमिसेबल लिमिट में होगा या नहीं होगा, यानी कि नॉट सेफ होगा या सेफ होगा। तो अगर पहला सिचुएशन आता है नॉट सेफ फॉर एंट्री विदाउट अप्रूव्ड ब्रीथिंग एपरेटस, तो आपको क्या करना है कि सर्टिफाई एज बीइंग सेफ फॉर एंट्री विथ अप्रूव्ड ब्रीथिंग एपरेटस। तब आपको जो परमिट इशू करेंगे उसमें ये लिखेंगे कि बिना ब्रीथिंग एपरेटस के आप इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सारा गैस जो है वो अगर परमिसेबल लिमिट में आता है तो हम क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे एज बीइंग सेफ फॉर एंट्री विदाउट ब्रीथिंग एपरेटस। बिना BA सेट के हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये दो सिचुएशन हुआ, और उसके बाद दोनों सिचुएशन में एंट्री। उसके बाद स्पेसिफाई, अब आपको परमिट में ये स्पेसिफाई करना है कि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग क्या रहेगा, आप उसमें अंदर जा रहे हैं तो हार्नेस कौन सा यूज़ करेंगे, लाइफ लाइन कैसा यूज़ करेंगे, अटेंडेंट सपोर्ट, यानी कि एक आदमी हमेशा कन्फाइंड स्पेस के मैन होल के पास एक आदमी खड़ा रहेगा कम्युनिकेशन के लिए, या 2 वे कम्युनिकेशन वॉकी टॉकी भी यूज किया जा सकता है। एयर मॉनिटरिंग आपको एवरी 1 आवर पे करना है, क्योंकि हो सकता है कि कन्फाइंड स्पेस का क्या है कि हमेशा एयर का कंडीशन चेंज होते रहता है। जैसे कि आप वहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, पेंट स्प्रे कर रहे हैं, तो वहाँ का सिचुएशन जो है ऑक्सीजन का कंटेंट है हमेशा डाउन होता जाएगा। तो आपको एवरी 1 आवर पे या डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आप इसको चेंज कर दें, लेकिन मिनिमम 1 आवर पे एक बार चेक करना है कि उसमें एयर की क्वालिटी ठीक है कि नहीं। और अटेंड सपोर्ट एयर मॉनिटरिंग रेस्क्यू इक्विपमेंट, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपको वहाँ पे एक रेस्क्यू इक्विपमेंट हमेशा रखना है। जैसे रेस्क्यू इक्विपमेंट में क्या रहेगा, एक ब्रीथिंग अपरेटस होगा, वहाँ पे आप लाइफ लाइन रखेंगे रेस्क्यू के लिए, स्ट्रेचर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक रेस्क्यू टीम भी बनानी पड़ेगी, यानी कि 4-5 आदमी का एक टीम रहेगा जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो लोग वहाँ पे आके रेस्क्यू कर सकें, और उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बाद रिवाइविंग इक्विपमेंट, जैसे CPR करने के लिए भी इक्विपमेंट वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये सभी इक्विपमेंट जो है वहाँ पे उस परमिट में मेंशन होना चाहिए कि आपको इस काम करने के टाइम में इसको यूज़ करना है। उसके बाद जब ये सारा चीज़ हो गया तब जाके आपको इशू परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग टाइम लिमिट। अब जब आप परमिट इशू करेंगे तो उसमें एक टाइम लिमिट होना चाहिए, यानी कि ये 4 आवर्स के लिए, मैक्सिमम जो है परमिट 8 आवर्स के लिए इशू किया जाता है, क्योंकि एक शिफ्ट में आदमी 8 आवर्स या 8 आवर्स ही काम करता है। अगर कोई अथोराइजर चेंज होता है तो अथोराइजर चेंज होने के टाइम में आपको कंपलसरी जो है परमिट को रिन्यू करना चाहिए। ऐसा क्या होता है, बहुत सारा एक्सीडेंट ऐसा हो चुका है जिसमें अगर परमिट रिन्यू होता है, अगर अगला अथोराइजर उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है तो जो कन्फाइंड स्पेस में है वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उनको सब कुछ पता नहीं रहता है। तो हर आदमी हर शिफ्ट में आपको जो परमिट है उसको इशू करना है, नया इशू करना है। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं उस परमिट को तो आपको
अच्छे से रिलीविंग लेना है, अच्छे से सारे इंफॉर्मेशन लेना है, क्या हो रहा है और क्या आइसोलेट किया गया है। उसके बाद जब काम कंप्लीट होता है तो वर्क फिनिश्ड इनसाइड द टाइम लिमिट। दो सिचुएशन हो सकता है परमिट देने के बाद जब कंप्लीट हुआ, या तो कंप्लीट हो सकता है या कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अगर वर्क फिनिश्ड इनसाइड द टाइम लिमिट, तब क्या है कि वन पर्सनल रिटर्न परमिट फॉर कैंसिलेशन, तब क्या करना है, हमको परमिट को कैंसिल कराना है और फिर उस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न टू सर्विस ले सकते हैं, माने फिर उसको लाइन में ले सकते हैं। और अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो काम बंद कर सकते हैं या परमिट को रिन्यू करवा सकते हैं। तो रिफर बैक टू सुपरवाइजर फॉर रिन्यू और न्यू परमिट, या तो रिन्यू करा सकते हैं या आपको न्यू परमिट ले सकते हैं। जनरली न्यू परमिट ही अच्छा रहता है, लेकिन रिन्यू भी करने का अगर सही से किया जाए तो रिन्यू भी किया जा सकता है। और उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद रीचेक स्टेटस ऑफ प्लांट, और रिन्यू करने के टाइम में आपको ये देखने की आवश्यकता है कि क्या स्टेटस जो हम मतलब कि जो उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, जो आइसोलेशन है, या किसी तरह का उसमें एनर्जी तो नहीं स्टोर है। तो ये सभी आपको फिर से एक बार चेक करना है, यानी कि जो हमने इनिशियली में चेक किया था वो चीज़ आपको सब कुछ एक बार चेक करना है। और एटमॉस्फेयर चेक करना है, उसका ब्लोअर वहाँ पे वेंटिलेशन है कि नहीं, ये सभी चेक करना है। और वहाँ पे सभी जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कि नहीं, ये सभी चेक करने के बाद वहाँ पे रेस्क्यू इक्विपमेंट है कि नहीं, ये सभी चेक करने के बाद फिर आप जो है उसको रिन्यू कर सकते हैं। और फिर काम कंप्लीट होने के बाद फिर ये स्टेप, यानी कि फिर कैंसिलेशन और रिटर्न टू सर्विस। तो आई होप आपको ये वीडियो में पूरी कन्फाइंड स्पेस का जो स्टेप है आपको समझ में आई होगी। तो हमने इस वीडियो में यही जाना कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है, और कन्फाइंड स्पेस में जब हम काम करते हैं तो किस तरह का वहाँ पे रिस्क रहता है। और हम जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में बिना परमिट के काम नहीं किया जाता है। तो अगर आप परमिट इशू कराने जाते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं ऑथोराइजर से, यानी कि उस प्लांट इंचार्ज से, या परमिट इशू करने के लिए, तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस एक हजार्डस एरिया है जिसमें किसी तरह का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो आपका अवेयरनेस आप सभी लोगों का, आपके चाहे ऊपर हो या आपके अंदर जो भी काम कर रहे हों, उनकी जान बचा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक करें। और अगर चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।